कि जब आपने इलेक्शन का फॉर्म भरे थे आपने पीछे ले लिए, तो ये कमी को तो हमने उस टाइम पे भी महसूस किया था। पीछे लेने की क्या वजह थी? कुछ फैमिली प्रेशर्स थे कुछ और भी हमने सुना है। जी। अगर आपने कुछ और बात सुनी है आप उसको प्रूफ कर दीजिए। आपको सिर्फ ये 15 दिन का गेम प्लान करना है, तब तो आप कुछ भी ब्लास्ट अप बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, राइट। हाँ, इलेक्शन हो जाने के बाद में भी आपके पास टाइम है। कैडबरीज डेयरी मिल्क की ऐड से मैंने एक चीज समझा हूं कि बच्चों का बेनिफिट या बच्चों का नुकसान, दिस शुड बी अपील्ड टू द पेरेंट्स। वसीम ने पूछा कि आपने पिछली बार भी फॉर्म भरे थे, फिर किसी कारण आपने वापस ले लिए। बहुत सारे इल्ज़ाम डेफिनेटली आप पे लगे हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो ये इलेक्शन आप उन सारे इल्ज़ाम को धोने की वजह से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, या आप साबित करना चाहते हैं कि मेरे में भी कैपेबिलिटीज़ है, मैं कुछ कर सकता हूँ इस एरिया के लिए, राबुड़ी के लिए? क्या आप सारे बच्चों को पुलिस में पकड़वा दोगे? भाई सबको उठा के लेके जाओ, नहीं, उनके माँ बाप को। हेलो राबड़ीकर, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज हम राबड़ी के जनमंच पर के प्लेटफॉर्म से राबड़ी के कैंडिडेट का 1-to-1 इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू का मकसद किसी पार्टी को ना प्रमोट करना है ना अपोज करना है, और एक बात कि हम भी किसी का पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए हमने ड्रेस कोड भी ब्लैक एंड वाइट रखा है। इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि वो जो कैंडिडेट है उसकी सोच क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और इसके बेस पर आपको फैसला करना है कि आप किसको चुनोगे। क्योंकि राबड़ी को भाषण की जरूरत नहीं, डायरेक्शन की जरूरत है। तो ये 1-on-1 इंटरव्यू रहेगा हर एक कैंडिडेट के साथ। ये इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चलेगा। इसी के साथ बने रहे, और हम बुलाना चाहते हैं इस टाइम पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोएब भाई जैसे, और इनके साथ बातचीत में हम ये समझेंगे कि जोएब भाई का अप्रोच और विजन क्या है इस इलेक्शन को लेके और इस इलेक्शन के बाद राबड़ी को लेके। तो मैं शुरुआत करूंगा जोएब भाई के इंट्रोडक्शन से। तो मैं चाहूंगा जोएब भाई अपना खुद इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम जोएब है। अब इंट्रोडक्शन के सेंस में राबड़ी का रहवासी हूँ, पैदा हुआ यहीं पर हूँ, यहीं पर रह रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी यहीं रहूँगा। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी स्कूलिंग सेंट जॉन से हुई है। मैंने मेरी आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन मैंने एनकेडी कॉलेज से किया हूँ, मास्टर्स इन एमकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने किया हूँ, एमबीए मैंने किया हूँ ह्यूमन रिसोर्स में बिरला कॉलेज से। मैं एमफिल स्टूडेंट रह चुका हूँ डीवाई पाटिल में। मैंने 2 डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन वेलिंगकर से, और अभी मैंने रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रपोजल पुट अप किया हूँ। इट्स रिगार्डिंग थियोलॉजिकल स्कूल्स, और हम कैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को थियोलॉजिकल स्कूल में इंट्रोड्यूस करें जिससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का फायदा हो। तो ये तो मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है, बट उससे ज़्यादा मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ कि मैं जिस इलाके में पैदा हुआ हूँ, राबड़ी, ये बड़ी हिस्टोरिकल है और इंडिया के मैप में वजन रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो राबड़ी का हूँ। ये मेरे इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी। जोएब भाई ने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। तो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं जोएब भाई। तो हमने ये पूरा इंटरव्यू जो है 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें कुछ छोटे छोटे सेक्शन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो इस बारे में बात करेगा कि आपका राबड़ी से किस तरह का नाता रहा है इतने सालों में, राबड़ी को आप किस तरीके से देखते हो, और आखिरी सवाल ये होगा कि इस मौके पर आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे इलेक्शन में उतरना चाहिए। जी, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई मैं वहाँ पर पला बड़ा हूँ, बट मैं आज के सिनेरियो पे खड़े होकर कहता हूँ कि राबड़ी मेरे सामने फली बड़ी है और तरक्की के रास्ते पर गई है। हमने बचपन कहीं बिताया है और हमने राबड़ी के अंदर ये चीज़ को मैंने महसूस किया हूँ कि किस तरीके से राबड़ी ने उसका बचपन यहाँ पर गुजारा है। मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, मैंने वो भी जनरेशन देखी है जहाँ पर एक लाइब्रेरी मदरसे के यहाँ पर थी, और मैं आज भी एक जनरेशन देख रहा हूँ जहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना चल रहा है। तो राबड़ी से नाता तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकते। बहुत स्ट्रांग रिलेशन हमारी राबड़ी के साथ में है, और इनफैक्ट पहले की राबड़ी के जो लोग थे वो रिलेशन के ऊपर थे। मुझे कुछ हमारे ताल्लुकात के लोग, मुझे 20 साल के बाद पता चला कि ये मेरा सगा मामू नहीं है, ये मेरा सगा चचा नहीं। वो मोहब्बत थी राबड़ी के अंदर, आज भी है, बट मैं उस राबड़ी को मिस करता हूँ। मैं तो राबड़ी से रिश्ता मिस करता हूँ, यही मेरी कनेक्टिविटी है कि मैं उस राबड़ी को मिस करता हूँ और आज की इस राबड़ी में उसकी यादें लेकर के जीता हूँ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन यह था कि आपको इस बार ऐसा क्यों लगा
कि मुझे इलेक्शन में उतरना चाहिए, किस मकसद से, किस पर्पज से इस बार 2026 के इलेक्शन में आपको ऐसा लगा? हमने काफ़ी सोशल काम किया है। खुदाम ख्वाजा साहब एक हमारी ट्रस्ट रन करते थे, 2008 में इसकी शुरुआत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोशल काम इसमें किए गए। बट अब कहीं ना कहीं जाकर के हमने इस चीज़ को फील किया कि सोशल वर्क की एक लिमिट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन रिगार्ड्स टू राबोडी, उसकी एक लिमिट है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए यू शुड वेस्ट विद सम पावर। आपके पास में कुछ तो ताकत होना चाहिए कि आपके कॉल के ऊपर, आपकी बात करने पे आपको रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अवेलेबल हो जाए। एक सोशल प्लेटफॉर्म पे रह करके हम ये नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट है उसकी। जो मेरा एक्सपीरियंस जाती है, ये मेरा परसेप्शन है या मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी आप इसको समझे। ये आपको 2026 में रियलाइज हो रहा है कि जी, पावर की जरूरत है। 2026 की बात नहीं है, ये तो हमने पहले भी रियलाइज किया और हमने पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फॉर्म भरे थे। जैसे कि अक्सर लोग आकर के मुझसे कहते हैं बात ये कि जब आपने इलेक्शन का फॉर्म भरे थे, आपने पीछे ले लिए, तो ये कमी को तो हमने उस टाइम पे भी महसूस किया था। पीछे लेने की क्या वजह थी? कुछ फैमिली प्रेशर्स थे। कुछ और भी हमने सुना है। जी, अगर आपने कुछ और बात सुनी है, आप उसको प्रूफ कर दीजिए। मुझसे आज एक सुबह में एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई जुबैर, आपको कोई एक्स आदमी ने खड़ा किया है। मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, राबोडी की जबान में, या मैं थोड़ा सा फिल्टर होकर के अगर आपको कहूँ, सो यू नीड टू प्रूव दैट। आप हवा में आकर के नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ ये 15 दिन का गेम प्लान करना है, तब तो आप कुछ भी ब्लास्ट अप बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, राइट। हाँ, इलेक्शन हो जाने के बाद में भी आपके पास टाइम है। कोई बंदा बोल रहा है कि जो भाई आपने फला साहब से कुछ पैसे ले लिए, इलेक्शन का मुद्दा है, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। मगर ये हकीकत है तो प्लीज इलेक्शन के बाद भी प्रूफ करके बताइए, और जो आदमी इस बात को बोले वो प्रूफ कर दे। जैसे मैंने कहा कि राबोडी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, ये बात प्रूफ हो जाए, मैं नेक्स्ट मूवमेंट राबोडी में नहीं रुकूंगा, मैं राबोडी छोड़ दूंगा। और अगर वो आदमी प्रूफ नहीं कर पाया, तब उसके लिए भी एक सजा मुतय्यन हो। आप सिर्फ जो है वो कीचड़ नहीं उछाल सकते। तो ज़ैब भाई, आपको क्या लगता है कि आपके वसीम ने पूछा कि आपने पिछली बार भी फॉर्म भरे थे, फिर किसी कारण आपने वापस ले लिए, तो बहुत सारे इल्ज़ाम डेफिनेटली आप पे लगे हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो ये इलेक्शन आप उन सारे इल्ज़ाम को धोने की वजह से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, या आप साबित करना चाहते हैं कि मेरे में भी कैपेबिलिटीज़ है, मैं कुछ कर सकता हूँ इस एरिया के लिए, राबोडी के लिए? मैं मेरी कैपेबिलिटीज को हाइपोथिकेशन पे नहीं रखना चाहता हूँ। आप मेरी कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई हाइपोथेसिस डिजाइन ना करें, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, आई पुट इट सेकेंडरी। व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर माई जनरेशन, अब वो कैसे करना है, क्या करना है, ये प्लान ऑफ एक्शन हम रख देते हैं। मैं मेरी कैपेबिलिटी प्रूव करके क्या करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एस्टैब्लिश जॉब करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे अच्छे अच्छे स्टेज भी शेयर किए हैं जो शायद ही, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटिस्फाइड एंड आई एम वेल सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉरपोरेशन का टैग या कॉरपोरेटर का टैग मुझे लिफ्ट देगा, ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। कॉरपोरेशन में इसके लिए फाइट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सोशल वर्क, जो मैं नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यकीनन कुछ अगर पावर अगर होगी, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम बढ़ जाएंगे। तो मेरे दो सवाल है ज़ैब भाई। जैसे आपने बोला कि सोशल वर्क करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, जी तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो पावर में है उनका साथ दें और उनका पावर यूज़ करके आप सोशल वर्क करें। जी दूसरा ऑप्शन आपने चूज़ किया कि आप पावर को चैलेंज करें और खुद पावर लेके सोशल वर्क करें। देखिए, तो आपने दूसरा रास्ता क्यों चुना? जी पहले जो आपका ये सवाल था कि आप व्हाई नॉट यू गो ऑन डायस ऑफ समवन एल्स, जहाँ से आप काम आसान कर सके, तो मैं ये समझता हूँ कि टू एन एक्सटेंट आई एम अ लिटरेट पर्सन, सो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग ऑन समवन्स शोल्डर, व्हाई शुड नॉट आई गो ऑन टेक दैट लीड। मैं इतना अपने आप को समझ रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है, ये टेबल से फाइल लेके वो टेबल पे जाना है, राइट। और जब मैं वो खुद कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नफीस साहब के पास या मेमन साहब के पास में आके बोलूँ कि सर प्लीज मेरी फाइल वहां पर शिफ्ट कर दीजिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। हाँ, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट आप कह लीजिए जिस वजह से फाइल यहाँ से वहां शिफ्ट नहीं हो रही है, और उसमें अगर साहब की शरारत है जिसके सामने मैं सरेंडर हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज द रीजन आई एम लुकिंग फॉर कॉर्पोरेशन, ताकि सॉफ्टली कोई काम हो जाए। और मैं वो फाइल जो मूव कर रहा हूँ ना, ये मेरे घर बनाने की फाइल मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कोई स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं कोई औरतों की स्टिचिंग क्लासेस के लिए बात कर रहा हूँ,
मैं बच्चों की ITI के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि हम लिज्जत पापड़ का कॉन्सेप्ट राबड़ी में ला करके हम कैसे हमारी जो घर में औरतें बैठी हैं हम उनका रोजगार बढ़ा सकें। उस पर हम ज़ोएब भाई आएंगे, वो हमारा एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो वसीम मेमन कवर करेंगे। मेरा और एक सवाल है इसी मुद्दे पे कि जैसे आपने कहा कि सोशल वर्क के लिए पावर की ज़रूरत है, वैसे जिनके पास पावर है वो सोशल वर्क क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करते? या जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप पावर से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो सके, वैसे पावर आप जैसे सोशल वर्कर्स के साथ में क्यों नहीं जुड़ती है? ये गैप क्यों है? अब ये तो भाई ये सवाल तो मैं समझता हूँ थर्ड पार्टी है, वो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, दिस क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए। मैं क्यों नहीं जुड़ रहा हूँ मैंने आपके सामने रखा। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मुझसे भी पूछेंगे जब वो हमारे सामने बैठेंगे, लेकिन सिर्फ एक पावर की बात नहीं हो रही है। जैसे राबड़ी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स है, NGOs है, ये सारे है, करेक्ट है, जी जो अलग अलग तरह से सोशल वर्क करते हैं। आपका एक अलग तरीका है, बाकी NGOs का अलग तरीका है। तो क्यों ना सारी NGOs जब इतना पावर अपने पास है, जो सिटिंग कॉर्पोरेटर है पिछले 15-20 सालों से, क्यों ना उनकी पावर का इस्तेमाल करके सारी NGO एक प्लेटफॉर्म पे आके अच्छा सोशल वर्क क्यों नहीं कर रही है? देयर हैव टू बी अ वेल डिफाइंड एजेंडा। ऐसा कुछ एजेंडा सामने कभी आए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, क्या इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के परचम तले हम सब जमा हो जाए। तो मुझे ये कहीं पे मैंने इसको स्मेल भी नहीं किया। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी NGO, दे हैव देयर डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग और सबका एक स्पेसिफिकेशन अलग है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनाया जाए तो क्यों नहीं जमा हो सकती। बट ये जंक्चर के ऊपर लाइक हम आकर के एक इलेक्शन सामने है और हम फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, तो इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड विनिंग द गेम, राइट। ये सारी चीजें तो तभी होना चाहिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो। आज अगर आपने ये जो प्रोग्राम रन किया है, आप राबड़ी की जो आप नब्ज पकड़ना चाह रहे हो, तो आप चेक कर लीजिए हमारे राबड़ी के जो अदारे वाले हैं ना, ये माशाल्लाह से मैं देखता हूँ, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है या कोई नई है, वो एक स्पिरिट के साथ में आते हैं। उसमें सबका ऑब्जेक्ट है कि देयर हैव टू बी समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, राइट। बट सम एंटी सोशल एलिमेंट्स वो उस NGO के मोटिव को दूसरी तरफ ड्राइव कर जाती है एंड हियर दैट गैप कम्स इन द पिक्चर। लास्ट सवाल आई थिंक इस सेक्शन में, देन मैं वसीम को दे दूंगा। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे लोग आ नहीं पाए, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें सिटिंग पावर में बैठे हैं उनकी गलती नहीं है, ये उन सारे NGOs और सोशल वर्कर्स की गलती है जो आपस में सहमति नहीं बना पाते हैं? तो इतनी सारी NGOs और इतने सारे सोशल वर्कर को एक सिटिंग में बैठे हुए पावर पर्सन को मैनेज करना इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डिफिकल्ट। तो ये उस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है ये नीचे लेवल का प्रॉब्लम है। आपका क्या राय है इसमें? नीचे लेवल का बिल्कुल प्रॉब्लम है। हमारी सोच जो है ना, आदमी के पास में एक विजन होना चाहिए, तो ही आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपके बाद में जिंदा रख पाओगे। और आपने एक गली मोहल्ले की कमेटी बनाई है, आपका अगर एरिया ऑफ वर्किंग गली मोहल्ला ही है, बट आप ये बात बोल रहे हो कि इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आप गली के ऑब्जेक्ट्स उठाओगे, तो ये कहीं पे मैच नहीं जा रहा है पैरामीटर का, राइट। तो आपका विजन कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर लोग आपसे जुड़ते हैं। आपकी NGO को फेम नेम उस टाइम पे मिलेगा जब आपका विजन क्या है। मुझे एक अच्छी से बात याद आ रही है, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकलता था और नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह सभी उलमा की इज्जत करता हूँ, कम्युनिटी को एक एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। अब इसके अंदर आप बात कर लीजिए देवबंदी हजरात की, बरेली हजरात की, आप बात कर लीजिए हमारे शिया हजरात की, तो ये तो हमारे अंदर के सेक्ट हैं। बट आप इसको एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दे कॉल्ड यू मुस्लिम, राइट। 84 के राइट्स के अंदर मैंने अपने बड़ों से सुना है, एक बोरी को बहुत बुरी तरीके से टाउन पुलिस स्टेशन में पीटा गया था, राइट, जस्ट बिकॉज उसका अटायर वाज लाइक अ मुस्लिम, राइट। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग हिंदू मुस्लिम राइट्स, क्योंकि राइट्स के अंदर बेचारा गरीब हिंदू भी हो या गरीब मुस्लिम भी हो, इंडिया के अगर आप डेटा निकालें तो मैक्सिमम राइट्स आर प्लान्ड। बेचारे गरीब इसके अंदर हिंदू मुसलमान पिस जाते हैं। तो मैं सभी उलमा की मैं इज्जत करता हूँ, राइट। अब हमारे यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बरेलवी उलमा है, देवबंदी उलमा है, हम सभी उलमा का एहतराम अपनी जगह पर रखते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, हमें एक बेटर प्लान ऑफ एक्शन रखना है हमारी कम्युनिटी के। इसको लेकर के हम काफी मैं समझता हूँ स्टैंड हमने हमेशा क्लियर रखा है हमारा। सेक्शन 1 हम लोग इधर क्लोज करते हैं।
सेक्शन 2 जो है हमारे पूरे इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये सेक्शन में हमारे सर्वे इन्वॉल्व है, ओके जिसमें हम लोग ने लोगों से बात की है, और ये पीपल सेंट्रिक है। ओके तो यहाँ पे तमाम तो आपके वोटर्स, नॉन वोटर्स, और वो इस एरिया में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से लेके बूढ़े तक। अब आपने ये बता दिया कि आपको सोशल वर्क करना था, जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं पावर की तरफ मूव करता हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इधर नहीं हो रही है, जिसके लिए आपको कदम उठाना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं अगर अज्यूम करूँ कि करण में जो पावर में है वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि मुझे आना है। सो वो आपका पॉइंट है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना जाना यानी वाला है या होना हो रहा है, वो कितना प्रॉब्लम समझ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4-5 तरीके की जनरेशन है। एक बच्चा ग्रुप है जो 6 से 15 साल के बीच का है। सेकंड हमारा यूथ है, जो बहुत सारे आपके या बाकी सब लोगों के वोटर्स हो गए, ये फ्रेश वोटर्स जो 16 से 25 साल के बीच में हो गए। उसके बाद वुमेन है जो 18 से 50 साल, अगेन वोटर, और उनका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। वर्किंग अडल्ट्स और लास्ट सीनियर सिटीजन। तो एक एक करके मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा जी कि आप क्या लगता है आपको कि चिल्ड्रन की आज की तारीख में क्या प्रॉब्लम है, और आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैंने डेयरी मिल्क की ऐड है, कैडबरीज डेयरी मिल्क की ऐड से मैंने एक चीज समझा हूं कि बच्चों का बेनिफिट या बच्चों का नुकसान, दिस शुड बी अपील्ड टू द पेरेंट्स। तो ये बच्चे हैं, इनके पास में प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप जैसे ढालो ये ढल जाएंगे। इनकी प्रॉब्लम की अपील यू हैव टू डू इट टू द पेरेंट्स। तो बच्चों की जो आपने एज कैटेगरी बताई है, मुझे उन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, मुझे उनके पेरेंट्स की अपील दिखाई दे रही है। क्या पेरेंट्स की अपील होना चाहिए कि मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं है। म्युनिसिपल में भी जाने वाला एक बच्चा हमारे यहाँ पर है, और हमारे यहाँ पर एक 5 स्टार स्कूल में भी जाने वाला बच्चा है। तो ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस पेरेंट की अपील है। ये स्पेस उस पेरेंट के पास में होना चाहिए। कि हमारे इधर जो स्कूल्स हैं, इंग्लिश स्कूल, क्योंकि गरीब बच्चों को सिर्फ उर्दू और मराठी मिली है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल की फ़ीस जो है एफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो आपको क्या लगता है ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है, आपने खुद पढ़ाई सेंट जॉन से, आज अगर म्यूनसिपालिटी स्कूल, तो वही हो गया कि उर्दू और मराठी जो है कि पढ़ने वाले जो है उसका बल्कि जो है। बल्कि बल्कि मैं तो ये बात मानता हूँ कि वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का अपर हैंड्स है, उनको एक लैंग्वेज एडिशनल आती है। आप उर्दू मीडियम वाले के बच्चों को देखें तो अच्छी इंग्लिश बोलता है, बट इंग्लिश मीडियम वाला बहुत कम, जो उर्दू पढ़ भी लेते हैं। गुजराती मीडियम में पढ़ने वाला ही नोज हाउ टू रीड राइट गुजराती, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं। आप अपने बच्चे के लिए कौन सी स्कूल सिलेक्ट करते हो? आपका बच्चा हैप्पी है, यू पुट हिम इन म्युनिसिपल स्कूल, वो खुशी खुशी जाएगा। यू पुट हिम इनटू सिंगानिया, वो खुशी खुशी जाएगा, राइट। वो स्कूल उसके लिए अच्छी है या बुरी है, ये पेरेंट डिसाइड करते, वो बच्चा नहीं डिसाइड करता। ये मेरा परसेप्शन है जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता तो ज़ोएब भाई, जैसे वसीम ने छोटे बच्चों 6 से 15 साल के बारे में आपसे पूछा, जैसे आपने भी अच्छा जवाब दिया कि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि स्कूल कहाँ पे भेजना, बट पेरेंट्स पे डिपेंड इसलिए करता है बिकॉज पेरेंट्स की जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कि अगर एक बच्चा का बाप अगर वो रिक्शा चला रहा है तो शायद वो सिंगानिया अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट क्या उस बच्चे को सिंगानिया जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। मिलनी चाहिए। तो जैसे म्यूनसिपल स्कूल है या आइडियल स्कूल है, हमने भी वहीं से पढ़ाई की, हमारी ज़िंदगी भी वहीं से निकली 10वीं से 12वीं, पर आज भी वो सारी स्कूलें वैसे ही हैं जैसे थी। तो आपकी क्या राय है कि वो जो एक गरीब का बच्चा है, एक जो टेलर है, एक मैकेनिक है, उसके बच्चे को सिंगानिया ऐसी फैसिलिटी हम यहाँ कैसे दे सकते हैं और कैसे दे पाएंगे? बच्चों की देखिए, फिर से नफीस मैं आपको बोलूंगा कि ना ये दो चीज है। हमने ओपन स्कूलिंग भी देखी है, हमने बरगद के पेड़ के नीचे भी क्लासरूम देखी है, और हमने जो है ना वो एक एसी क्लासरूम भी देखा है। आप रिसोर्स पर्सन कौन सा देते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। कोई हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एम्यूनिटीज नहीं है, हमारे पास में पार्टी पेंसिल है, और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने कलेक्टर लेवल का जॉब प्रोड्यूस किया है। आज हमारे पास में सब कुछ है, बट हमारे पास में वो क्वालिटी नहीं है। मैं बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ, आपकी स्कूलिंग लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, ये आपकी जिंदगी की तरक्की डिसाइड नहीं करती है, ये एक फैक्टर है उसके अंदर। आपके बच्चे, हम अक्सर सुनते हैं ना बैक बेंच, जो हमारे बैक बेंचर्स हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्ञान के साइड जा रहा है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट हो,
और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम हर सवाल पे अगर कहानी हमको सुनाई जाए कि ये नहीं वो नहीं वो, उससे बेहतर आपको लगता है कि बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हो? यस या नो? विल मूव टू नेक्स्ट। अगर अगर ये क्लोज एंड और ओपन एंड क्वेश्चन सेशन है तो बेस्ट टीचर्स शुड बी प्लेस्ड। गुड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारी यूथ 16 से 25 साल, इसके लिए मेरा अगेन वही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं अभी फिलहाल, और आपको क्या लगता है, एंड देन उसका सोल्यूशन बताइए। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज का हमारा राबड़ी का यूथ एज 25 है, ये राबड़ी के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। मैं आज अभी अपने इलेक्शन के दरमियान मैंने कुछ गलियों के अंदर मैंने विजिट किया है, मैंने कुछ बिल्डिंग्स के अंदर विजिट किया। यकीन करिए, मैं मेरे बच्चों के लिए ये लाइफ नहीं देख सकता, और उस घर में जो बच्चे रह रहे उनसे मुझे सिंपैथी भी और एम्पैथी भी है। ये बच्चे, मैं कोई बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस यूथ की जो कि हमारी कल डायरेक्शन चेंज करने वाला है। उसने इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, उसने वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने बेसिक अच्छा पीने के पानी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने सैनिटाइजेशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है उसने। तो उसने कॉम्प्रोमाइज बहुत किया है, और उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर वो अपनी खुशी तलाश कर रहा है। तो यूथ का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर मैं जो समझता हूँ वो यही है कि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज लेवल के ऊपर है। तो वो कॉम्प्रोमाइज करके नशा भी कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज करके गलत डायरेक्शन भी कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज करके स्कूल भी छोड़ रहा है। सी अगेन, मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअल मुद्दे के बारे में बात करें। ये ये जो ये आप जो ये बोल रहे हो फिलॉसफी लग रही है। नहीं, आप अभी जैसे यूथ का प्रॉब्लम तो बिल्कुल डिफर करेगा यार। यूथ का प्रॉब्लम, हर राबड़ी में हर आदमी नशा नहीं कर रहा है, हर यूथ नशा नहीं कर रहा है, और जो नशा कर रहा है आप जाकर के कभी चेक तो करिए कि कहाँ से आए हैं, वो ये लाइफ क्यों जी रहे हैं। क्या बच्चा पैदा होते के साथ में नशा कर रहा है? नहीं, ये हम समाज के लोग जिम्मेदार हैं। यही मेरा पॉइंट है। इफ यू नो इट कि नशा कर रहा है तो उसकी प्रिवेंशन आपके दिमाग में है कि हम कैसे इनको रोके। आप वो आंसर की जगह पे शायद कुछ और आंसर देते नहीं, हैं। मैं असल में मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि ये एक आपने बोले एम्यूनिटीज। अब एक गरीब एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा अगर बड़ा है और उसके पास बड़ा घर नहीं है तो उसकी एम्यूनिटीज ऐसी नहीं चेंज हुई, उसको वही हाल में जीना और उसको उसके घर के हालत बदलना है, इंस्टेड ऑफ वो ड्रग्स में चला गया, गलत सोबत में चला गया। उसके लिए क्या आपने कुछ सोचा है? नहीं, उसके लिए जो बच्चे अगर हमारे गलत सोबत के अंदर आ गए, दे शुड बी काउंसल्ड। हमारे पास तो उनकी काउंसलिंग का कुछ पार्ट होना चाहिए, हमारे पास में जो उनको रिहाब भेजने का कोई होना चाहिए। बट ये जो हमारी जनरेशन जिसमें इन्वॉल्व हो गई है, ये सभी उस पर नहीं है, ये मैं श्योरली मानता हूँ। हमारे सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, और जो बच्चे ऐसे हैं वो बड़े बेचारे, वो भी खुद उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उन पर लादी गई ये चीज। आप इस चीज को समझिए। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में भी आपने कहा है कि जो नशाखोरी है, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मैनिफेस्टो में भी हमने देखा है कि उन्होंने इस राबड़ी को ड्रग फ्री बनाने की ठानी है। सबके अपने अपने अलग अलग प्लान्स हैं। जैसे वसीम जो पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर जीतते हो तो आपके क्या एक्शन और प्लान्स होंगे फॉर ड्रग्स, फॉर ड्रग्स। मैं क्या आप सारे बच्चों को पुलिस में पकड़वा दोगे कि भाई सबको उठा के लेके जाओ? नहीं नहीं नहीं, उनके माँ बाप ये को ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सबको आपने बिठा करके पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई बच्चा आपको ड्रग्स लेता हुआ आपने उसको पकड़ लिया, अब बताइए कि उसके ऊपर इंडियन पीनल कोड से क्या एक्शन होगा? आई एम नॉट श्योर क्या एक्शन होगा उसको? ही विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन सेंटर, राइट? तो देन अगेन काउंसलिंग कम्स इन द पिक्चर, और ये आज हमारे यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड के बच्चों में ये चीजें देखी जा रही है। तो यहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत क्रूशियल है, सोशल वर्कर्स का रोल बहुत क्रूशियल है। हम प्रॉब्लम जब ग्रो हो जाती है ना, देन वी कम एंड टॉक। सो आप कह रहे हो कि काउंसलिंग सेशंस हम शुरू करेंगे अगर आप जीत के आते हो, या टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे, स्कूल्स को ट्रेन करेंगे ताकि बच्चों को इन सब से दूर रखा जाए? इज इट समथिंग लाइक दैट? टीचर्स हमारी वेल ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव टू गिव देम टाइम। असल में जो आप हम लोग ने ये इंटरव्यू सेशन शुरू किया तो आपने बोले कि सोशल वर्क करने के लिए पावर की जरूरत है। यहाँ पावर की जरूरत नहीं थी, आप ये काम कर जो आपने बताया। सेकेंड चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिलता। 10वीं है, 12वीं है, उसके बाद उनको क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई होप आप इसको नोट में लोगे कि इसके ऊपर भी आपको वर्क करना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन देना। मैं अभी यूथ को आगे करके मैं डायरेक्ट वुमेन पे आता हूँ।
आई थिंक तो हम लोग ने बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया यूथ वुमन के लिए। आपको अगेन माय सेम क्वेश्चन। बस मुझे एक 2 मिनट आपकी, मैं थोड़ा सा बात चाह, आपको मेरी ये फिलोसफी क्यों ना लगे, मगर मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि 12th स्टैंडर्ड गुड मार्क्स, एक्सेलेंट बच्चे रहे, ग्रेजुएशन एक्सेलेंट बच्चे रहे, उसके बाद ये बच्चे गए कहाँ पर, कहाँ गया हमारा ये क्राउड। आज मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हूँ, आज वहां से हजारों बच्चे पास आउट हो गए, कहाँ गए बच्चे? वो मेयर का एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे हमारे राबोड़ी के, हमारे पास में एस्पिरेंट बच्चे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कहाँ गए बच्चे? तो ये डिजाइनिंग, आपके घर में बच्चा है, आपका बच्चा है, आप उसके दुनिया में आने से पहले आप प्लान कर रहे हो कि बच्चा कहाँ जाना, तो ये हमारे बच्चों की प्लानिंग पहले होना चाहिए। आफ्टर 10th और आफ्टर 12th आप शायद ही कुछ कर पाओ, बट इफ यू प्लान इट समवेयर इन द 6th स्टैंडर्ड, आप अपने बच्चों को स्काई इज द लिमिट की तरफ ले जाओगे। तो एक्चुअली जो वसीम पूछना चाह रहे हैं ज़ोहैब भाई, वो ये है कि सोशल वर्सेस पावर, ये दो एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए पावर डेफिनेटली ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए पावर की ज़रूरत नहीं, नियत की ज़रूरत है। तो इसमें नियत आती है कि जो ड्रग्स एडिक्ट है या जिनको डायरेक्शन लेस है, उन बच्चों के लिए आपने अभी तक ऐसा क्या किया या आगे क्या करना चाह रहे हो आप? मैंने जो अपने आस पड़ोस के अंदर जो ड्रग्स एडिक्ट्स देखे हैं, मैंने उनका रिवाइवल देखा हूँ। आफ्टर स्पेंडिंग अ सर्टेन टाइम इनटू अ रिहैब सेंटर, वो लोग लौट के आए हैं, आने के बाद में अच्छी जिंदगी भी गुजार रहा है। बस थोड़ा माहौल को शिफ्ट करना है हमें। ऐसे कुछ एरिया बहुत ज्यादा प्रॉन हो गए हैं, हमें उनको थोड़ी सी काउंसिल कर। और आज भी जिनको आप कहते हो कि ये एडिक्ट है, वो सुनता है, आप बदतमीजी नहीं करता है, वो सुनता है आपकी, आप उसको समझाइए, वो सुनेगा बात आप। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ड्रग्स ये कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग को कोई एक्शन लेना चाहिए? ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। अगर नहीं, जहाँ से भी कोई तो सोर्स होगा, राबोड़ी तक आ रहा है, तो आप इसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं एज अ? मैं ड्रग्स राबोड़ी में कहाँ से आ रही है ये मैं समझता हूँ शायद पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है। अगर होता तो पुलिस डिपार्टमेंट प्राइम जगह पहुंच करके एक्शन ले ले। तो मूव करते हैं, आई थिंक वुमन की तरफ आते हैं। सो ज़ोहैब भाई, अगर आप देखोगे राबोड़ी में अलग अलग तरह के, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के लोग बसे हुए हैं, और स्पेशली औरतों की जहाँ बात की जाती है, राबोड़ी ऐसे एरिया में औरतों को सिर्फ और सिर्फ लाडली बहन जैसी स्कीम्स और जहाँ से गवर्नमेंट के पैसे मिल रहे हैं, वो सारी स्कीम्स के नीचे उनको दबा दिया गया है। उनकी जो इंडिपेंडेंस जो औरतों को बनना चाहिए था, जो खुद मुख्तार औरतें बननी चाहिए थी, उनको ये सारी स्कीमों के नीचे दबा के लाचार कर दिया गया। तो आप जब जीतोगे तो आप इस लाचारी को कैसे दूर करोगे? जीतना हारना फिर आगे की बात है। हमने उससे पहले ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज भी याद है कि छिला हुआ लहसन जो पील ऑफ करके लहसन मार्केट में बिकता है, हमने ये सोचा कि भाई क्यों नहीं वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट सेल राबोड़ी में स्टार्ट किया जाए, और हमने उसको स्टार्ट किया। राबोड़ी का पहला वुमेन एम्प्लॉयमेंट सेल हमने पुटअप किया। मैंने मार्केट जाके इंदिरा नगर से उस टाइम 37 kg लहसन मैंने लेकर आ गया। आने के बाद में हमने औरतों को 22 रुपीज पर हेड है कि आप जाइए इसको छिलिए, छिल के ला के दीजिए। 22 रुपया एक जी पर केजी। कोई औरत 5 किलो ले जा रही है, कोई 6 किलो ले जा रही है, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ला करके मुझे वो रिटर्न भी किया। मेरे सामने सवाल ये था कि भाई औरतों को तो रोजगार मिल रहा है, बट ये भी स्टॉक का करेगी। हमने उसको मार्केट में चैनलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 37 kg पीलिंग ऑफ गार्लिक स्टार्ट करके, मुझे याद है कि वो 850 kg पर डे पे भी गया है। और उस टाइम हमारे पास में राबोड़ी के अंदर मोर देन 173 175 फीमेल्स थी जो रोजाना लहसन छिलती, और घर बैठे औरतों के लिए 200-250 रुपए आराम से हो जाते थे, जो उसका दिन भर का मार्केट था। तो हमने विदाउट पावर भी हमने किया है। हमने लिज्जत पापड़ को हमने अप्रोच किया है, जो आपके इंदिरा नगर के ऊपर कोई शायद शिवाई नगर कुछ नाम है, वहां पर लिज्जत पापड़ दे आर टेलिंग वो रेडी है देने के लिए। आप उसको जो है उसका मार्केट भी क्रिएट करें। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी औरतें घर में बैठ के कर सकती है, अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है। विदाउट पावर किया है हमने। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पावर में आने के बाद में हम उसको और तेजी के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको कहना है कि आप रोजगार के मौके बनाएंगे, ना कि सिर्फ स्कीमों के? जी जी जी, स्कीम्स विल बी अ काइंड ऑफ बोनस, और उसको हम उसके रोजगार अवेलेबल कर दे तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज में काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी जो तबका है हमारे इस सेक्शन का, वो है सीनियर सिटीजन। राबोड़ी में ऑलमोस्ट 50,000 की जनता है, इसमें से मुझे लगता है कि आफ्टर यूथ शायद से सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा होंगे। इतना एक्सपीरियंस है इस एरिया में, लेकिन वो एक्सपीरियंस रास्तों में भटकता फिरता है, उलूल जुलूल बातें करता रहता है। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उस एक्सपीरियंस का आज तक किसी
किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप कैसे सोचते हो कि उन सारे एक्सपीरियंस को जोड़ के राबड़ी की चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए? जिस कम्युनिटी से आता हूँ, खानदेश कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ मैं, और खानदेश को जो है वो टीचर्स की और पुलिस की फैक्ट्री कहा जाता है कि यहाँ से आपको टीचर्स ही मिलेंगे, आपको यहाँ से पुलिसमैन ही मिलेंगे, आपको यहाँ से रेलवे एम्प्लॉयज ही मिलेंगे। तो मैंने हमारे सीनियर्स रिटायर्ड पुलिस वालों से मैंने बात की, मैंने क्यों नहीं चाचा हम लोग आप लोग को इन्वॉल्व करके, आपने एक जिंदगी का टाइम दिया है पुलिस के अंदर, आपको पता है कि ग्राउंड ऑप्टिकल्स कैसे क्लियर करना है, आपको पता है कि टोंडी एग्जाम क्या होगा, लेखी एग्जाम क्या होगा, आप क्यों नहीं हमारे बच्चों को गाइड करते हो? और उन सब ने हामी भी भरी, बट हमारे पास में एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं था। हमारे कई ऐसे रिटायर्ड पुलिस वाले जो आज भी, उसमें कुछ मरहूम हो गए, कुछ आज भी है जो इसके ऊपर रेडी है काम करने के लिए। तो हमारे सीनियर फैक्टर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और सीनियर लोगों का, हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों का एक यही प्लस पॉइंट है, दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, और इतना शेयर करना चाहते हैं। आप उनको दबा दो तो फिर वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हैं, दे गेट आयरेटेड, वो आयरेट हो जाते हैं, और अपने राबड़ी के अंदर फिर लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। तो Correct. उनका एक्सपीरियंस हम ऐसे काम ले सकते हैं। आई थिंक इसी के फॉलोअप में हमारा जो अगला सेक्शन है वो है कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक स्पेस। तो आपने जो जवाब दिया अभी सीनियर्स का कि उनके पास एक्सपीरियंस है बट ग्राउंड नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड करता है कि राबड़ी में एक कम्युनिटी सेंटर नहीं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, एक्सपीरियंस होल्डर आए, मिले और बातें करें। तो एक कम्युनिटी सेंटर आज तक नहीं बन पाया राबड़ी में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मैं राबड़ी की जो इंफ्रा की आप बात कर रहे हो, तो हमारे जो एक्सपीरियंस बिल्डर्स हैं जिन्होंने पुरानी राबड़ी बनाई है, हमारे नए डेवलपर्स हैं जो अभी राबड़ी की दागबेल रख रहे हैं, मेरी उनसे अपील है, उनको समझना चाहिए कि कहाँ पर कम्युनिटी सेंटर को स्पेस दिया जाए। हम राबड़ी के अंदर हमारे घरों को इंच एंड मिनट एंड सेकंड प्लान करते हैं हमारे घर को, बट हम फ्यूचर नहीं देख रहे कि भाई मैं इतनी हद तक क्या आगे बढ़ जाऊं कि वेंटिलेशन ही बंद हो जाए। हम आज में जी रहे हैं, हम कल को नहीं देख रहे। मेरी बिल्डर लॉबी से ये मेरी अपील है, मैं मेरे वीडियोस के थ्रू भी अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों के घर बनाएं, उनका दिल बनाइए। आज भले से मुझे कुछ स्क्वायर फीट रहने के लिए कम मिले, बट मुझे सांस लेने के लिए जगह मिले, मुझे कुछ बालकनी कम मिले, बट मुझे एक पैसेज अच्छा सा मिल जाए जहाँ पर मेरा कबर्ड टर्न हो सके। हम बेसिकली यहाँ पर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये तो बिल्डर लॉबी की बात आपने कहा, बट आपको क्या लगता है एट दिस मोमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कम्युनिटी सेंटर राबड़ी में बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और राबड़ी के अंदर ऑलरेडी ऐसे सेंटर्स पे रिजर्वेशन है, बस आपको गवर्नमेंट से स्कीम ला के इम्प्लीमेंट करना है। वही हमारा क्वेश्चन है, आप अगर अल्लाह ने चाहा और आपके लोगों को, अगर हमारी जो आवाम सुन रही है, अगर आपकी बात समझ में आई और आप अगर जीतते हो, तो क्या आप क्या करोगे कम्युनिटी सेंटर को लेकर? बिल्कुल करेंगे। कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें, उसका रेजोल्यूशन देख करके उसको किया जा सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके पूरी राबड़ी में हलचल है, थोड़े पॉजिटिव है लोग, थोड़े निगेटिव है, उसके लिए आपका टेक जानना है कि आप क्लस्टर डेवलपमेंट को लेके लोगों की बात हो रही है, जिसमें बोला जाता है कि अगर वो आ जाएगा फिर तो कम्युनिटी सेंटर मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, स्कूलें हो जाएगी, मस्जिदें सेपरेट हो जाएगी, लोगों को घर मिल जाएगा। आपका व्यू क्या है? इसका तो मैप देखना होगा इसका मैप देखने के बाद समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा सेंटर जा रहा है। तो अभी मेरे सामने उसकी ब्लूप्रिंट नहीं है, उसका मैप मेरे सामने नहीं है, तो मैं उसके ऊपर इतनी एक्सपर्टाइज व्यू नहीं दे पाऊंगा अनलेस आई डू नॉट सी द मैप। तो क्लस्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती राबड़ी में। आप जस्ट कहीं टूर पे थे, जस्ट विजिट किए राबड़ी और इलेक्शन में खड़े हुए। नहीं, क्लस्टर का एग्जिस्टेंस एक अलग चैप्टर है, उसी की बात राबड़ी के अंदर जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी क्लस्टर राबड़ी में कैसा होने वाला है, कौन सा एरिया होने वाला है, आना होना चाहिए कि नहीं? अगर हमारा स्लम एरिया है तो बिल्कुल क्लस्टर आना चाहिए, मगर अगर किसी का प्राइवेट लैंड है, वो उसका पावर है, उसको दे नहीं दे। क्लस्टर बेसिकली किन लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वहां पर कितनी मस्जिद, कितनी मदरसे, कितनी स्कूल्स क्या होगी, इसकी अभी तक मैप या ब्लूप्रिंट मैंने नहीं देखा हूँ। माय क्वेश्चन इज कि राबड़ी में अगर आप बहुत सारी बिल्डिंगों के हालात देखोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारा टॉपिक है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को कैसे, उस हालात को कैसे सुधारा जा सकता है? मैंने वही तो कहा कि मेरी बिल्डर लॉबी से बड़ी अपील है
जो हमारे एक्सपीरियंस होल्डर है वो तो चलेगा। जी, अभी नहीं, हमारे न्यू अभी जो डेवलपर्स है, अभी अभी करंट जैसे सिचुएशन राबड़ी में 60% जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी हालत खस्ता है। अगर मैं नहीं बोलना चाहता था, पर अब मैं बोल देता हूँ एक इमोशनल पॉइंट, जो खतरी में हादसा हुआ, किसी की जी जान चलेगी। तो ऐसी और भी बिल्डिंगें आपको लगता है राबड़ी में? बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल तो है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपके दिमाग में कोई प्लान नहीं है, उसमें आपके वोटर ही रहने वाले जो आपको शायद वोट देंगे, तो उनके लिए आपने कुछ सोचा है कि अगर क्लस्टर नहीं तो क्या? जी, तो मैं इसलिए मैं फिर मेरी बात को वहीं ले जाऊंगा कि पहले भी क्लस्टर नहीं था, तभी भी हमारे राबड़ी की बिल्डर लॉबी ने राबड़ी को डिजाइन किया है। अभी हमारे नए डेवलपर्स हैं, हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे शुड थिंक अबाउट द कम्युनिटी स्पेस, सिंपल। अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेकंड लास्ट सेक्शन है, हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स एंड इमरजेंसी। इसमें एक ही सवाल है ज़ोएब भाई कि राबड़ी जैसे इतने डेंस एरिया में अगर एक छोटी सी इमरजेंसी आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए एग्जाम्पल, खुदा ना करे, तो उसको या तो कलवा जाना पड़ता है या तो जुपिटर, अगर उसके पास पैसे हैं। पैसे नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल। लेकिन राबड़ी जैसे इतने डेंस एरिया में एक छोटी सी इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है कि एटलीस्ट उस बंदे को उतनी देर तक जिंदा रखा जाए ताकि वो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या आपने इसके बारे में सोचा है कि राबड़ी में ऐसी कुछ इमरजेंसी फैसिलिटीज रखी जाए? ऑब्वियसली यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नहीं बन सकता, बट करंट हेल्थ इश्यूज पे मुझे अफसोस होता है। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बात बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं कहने के लिए बड़ी आसानी से कह दूं कि राबड़ी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे मैनिफेस्टो में है। इज इट डूएबल? इज इट वर्केबल? तो हमारे मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो हम डूएबल फैक्टर्स हमने पुटअप किए। राबड़ी में नहीं तो राबड़ी के करीब में कहीं हो जाए, हम नहीं सेंटर ऑफ द राबड़ी बट एट इज साइडिंग ऑफ द राबड़ी तो आ जाए। तो ये डूएबल फैक्टर कितना है इसके ऊपर देखना जरूरी है। अभी हमारे पास में छोटा वाडिया हम जिसको कहते हैं, इसको हम ग्रो करके बड़ा वाडिया क्यों नहीं कर सकते, इस पे बात हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, इतने सालों से छोटा वाडिया हो ही रहा है, इसको बड़ा क्यों ना किया जाए। हमारे राबड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी डॉक्टर्स हैं हमारे पास में जो आज हाई रैंक हॉस्पिटल को सर्व कर, दे ऑल्सो हैव देयर इनसाइट। वो मेरे से बेटर इसके ऊपर अपना व्यू दे पाएंगे कि क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज है राबड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल पुटअप करने की। हमारा आखिरी सेक्शन है, बिकॉज टाइम आई थिंक निकलते जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। गवर्नेंस, एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द लास्ट सेक्शन। ओके, जिसमें 3 बेसिक सवाल है ज़ोएब भाई कि अगर आप इलेक्शन जीतते हो तो 6 महीने में ऐसे 3 कौन से काम होंगे जिस पे आप शुरुआत करोगे? देखिए मैंने मेरे मैनिफेस्टो के अंदर मैंने पुटअप किया हूँ कि 6 महीने के अंदर 3 काम मैं इसकी बुनियाद रख सकता। पहली, राबड़ी टीएमसी स्कूल, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुनियाद रखना चाहते हैं क्योंकि दूसरी स्कूल जो हमारे एतराफ में है इनकी फीस, इनके सो कॉल्ड जो भी कुछ डोनेशन है, ये हमारे बजट से बाहर है। तो हमें तो टीएमसी स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है भाई, अब इसके ऊपर फंड सैंक्शन होकर के उसकी काम हो रहा है। हम वही एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज करके हम इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट कर सकते। और जैसे कि आपने जो पूछा सीनियर सिटीजन के लिए, अब दूसरे एरिया के अंदर इन स्कूल्स का जायजा लीजिए। वो सिर्फ स्कूल आज में नहीं, उसके बाद भी वर्किंग है, उनके कम्युनिटी सेंटर्स है, सीनियर सिटीजन कट्टा, वहां पर महिलाओं का कट्टा, वो एक बेंच है। और मैंने देखा हूँ कि वहां पर आकर के बूढ़ी औरतें बैठ रही है, बात कर रही है, बूढ़े लोग आकर के, तो ये कम्युनिटी सेंटर हमारा फॉर्मली हो जाएगा। मेरा पहला काम ये रहेगा कि टीएमसी स्कूल के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। फ्रॉम गवर्नमेंट इसके लिए अफोर्डेबल होगी, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे, हम जो है दूसरे स्कूल्स का बेटर ऑल्टरनेट दे पाएंगे, और टीचर्स बेस्ट हो गए, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा पहला काम होगा जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। दूसरा, हमारे यहाँ पर नाइट कॉलेज को मैं पुटअप करूंगा। मैंने वुमेन्स डिग्री कॉलेज का उसमें तस्करा किया हूँ, बट आई डाउट टीएमसी माइट गिव परमिशन फॉर द सेम। बट नाइट कॉलेज लड़कों के लिए, बच्चे दिन भर काम करें, शाम में जो आकर के 6 से 9 के अंदर एनरोल करें उसके अंदर। और ऐसे हमारे पास में राबड़ी में रहने वाला, मैं समझता हूँ 60% हमारा यूथ जो काम कर रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये भी हमारा फैक्टर वर्केबल हो जाएगा। ये मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है कि मैं इसके ऊपर जाऊँ। तीसरा, मैं ये करूँगा कि जॉब फेयर में पावर
जो मैं रिलेट कर रहा हूँ ना, उसकी वजह यही है कि जब हम पावर में होंगे, अभी हम जॉब फेयर लेते हैं जहां पर कंसल्टेंसीज आती है, जब आप पावर में होगे आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी HR विल कम विद द डेस्क एंड विल सिट ओवर देयर, वहां पर आकर के बैठ करके डायरेक्ट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर दैट रिस्पेक्टेड जॉब दिया जाएगा आपको। सिर्फ कॉल सेंटर्स यही हमारे पास जॉब नहीं है, तो डायरेक्ट कंपनीज ये कब होगी, जब कोई ऊंचे साहब का फोन जाएगा, जब कोई डेलीगेट का फोन जाएगा, तो ये हमारा पावर रिलेटेड टूवर्ड्स दी सोशल वर्क। तो ये मैंने 3 काम आपके सामने रखा हूँ, इंशाल्लाह रहमान उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से, और अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही सिंपल है और आई थिंक वो चीज़ आज तक राबड़ी में नहीं हुई है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में पावर आती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से आपको फंड्स मिलते हैं, तो उस फंड्स का जो इस्तेमाल होगा वो जनता को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी लोगों को कैसे पता चलेगी? ये एक मजाक में मैं जुमला कह रहा हूँ आपसे। ये एक साहब ने मुझसे कहा कि जोई भाई अगर आप इंडिपेंडेंट जीत गए, आज़ाद उम्मीदवार, तो आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद में बड़ा महंगा बिकता है, ये मजाक की बात है। तो बोले जोई भाई आपकी कीमत तो करोड़ों में लग जाएंगी, तो आप वो करोड़ों का करेंगे क्या? मैंने भाई राबड़ी में ला के बांट दूंगा। तो ये तो मजाक की बात है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, राइट? आपके वार्ड में आने वाला कितना फंड है, पब्लिक में इसकी क्लैरिटी जाए भाई कि हमारे यहाँ पर कितना अमाउंट सैंक्शन हो गया है आपके घन कचरा के लिए, कितना आपके मल निसरण के लिए हुआ है, कितना आपके एरिया के अंदर जो है वो क्लीनिंग स्टाफ पे जा रहा है, आपके गटरों पे। अब वो मैं देखता हूँ कि वो गटर अच्छी है, उसके ऊपर का जो है कंक्रीट भी अच्छा है, फिर तोड़ा जा रहा है उसको, राइट? तो ये क्या है एक्चुअली, ये मेरी भी समझ के परे है। तो फॉर दिस ऑल्सो आई नीड टू एंटर इन कॉर्पोरेशन कि उसके पहले समझे तो सही कि क्या है वहां पर। आप ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को पता होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं आगे चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन का मजा हर एक राबड़ी का आदमी ले, कल को हम जीत के आ जाएं, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर बैठा हुआ एक एजुकेटेड बंदा या इलिटरेट बंदा जो नहीं कर पाया, ही शुड नो व्हाट इज RTI। RTI फाइल करे भाई, मालूम करे। उस टाइम पे अगर मैं उसकी RTI रोक रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है बॉस। आखिरी 2 सवाल सुन भाई कि जीतने के बाद अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे कॉर्पोरेटर्स होते हैं या जो पद पे होते हैं उनको रीच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार किसी बड़े इंसान को रीच करना आसान हो जाता है, लेकिन पद पे आने के बाद उन लोगों को रीच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जीतते हो तो यहाँ की जनता आपको किस तरीके से आसानी से रीच कर पाएगी? मुझे ना तो गाड़ी का शौक है ना घोड़े का शौक है। मैं अभी स्कूटी पे चलता हूँ और कल जीत जाऊंगा तो मैं स्कूटी भी छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल पे आपको वादा करता हूँ, आप फिर डिफेंडर में घूमेंगे? मैं पैदल घूमूंगा और मेरी एक्सेसिबिलिटी ये बहुत आसान रहेगी। मैं लोगों को ठहराऊंगा नहीं, मैं हमारे सीनियर्स को इतना राइट दूंगा कि मेरा कान पकड़ के मुझसे काम करवाएं। मैं मेरे हम उम्र को इतना राइट दूंगा कि मेरे कांधे पे हाथ रख के बोले कि सर क्या हो रहा है। मैं मेरे यूथ को अप्रिशिएट करूंगा कि वो आकर के मुझको बोले कि सर समथिंग इज रॉन्ग गोइंग ऑन, प्लीज हैव अ लुक। और मैं मेरे बच्चों के ऊपर एक शफकत का हाथ रखूं। तो मैं अवेलेबल हूँ। आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हो जोई भाई? बिल्कुल, आप इसको मार्क कर लीजिए, आप मार्क कर लीजिए इसको। और मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं ज़मीन पकड़ के कर रहा हूँ। मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा बोम्बास्टिक स्टेटमेंट नहीं है, सब डुएबल फैक्टर्स के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। और करना क्या है, मैं राबड़ी के अंदर हूँ, मुझे राबड़ी के बाहर जाके रहने में कोई इंटरेस्ट, मैं यहीं पे रहूँगा। मैं कुर्बानी के अंदर, कमेले के अंदर जो पहले मैं जिस तरीके से काम करता था मैं वैसा करना चाहता हूँ। मैं आज भी जुलूस के अंदर, जुलूस के पीछे उस सफाई के काम को करना चाहता हूँ। मैं आज भी जो है वो म्युनिसिपल स्कूल्स के अंदर बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पुटअप करना चाहता हूँ। मैं आज भी हमारी औरतों के लिए, गरीब औरतों के लिए मैं वही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपके यहीं पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे एक जस्ट अ कॉल अवे, यू गिव मी अ कॉल, आई एम देयर इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, राबड़ी ऐसा एक कमिटमेंट जो आप राबड़ी को देना चाहते हो और राबड़ी के लोगों से लेना चाहते हो, वो क्या होगा? मैं राबड़ी के लोगों को, ये मेरी तरफ का कमिटमेंट है, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके बच्चों की एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और एक्सपेक्टेशन यही है, आप मुझे वोट करें। चलिए इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच जोई भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बात रखी
और अब लोग डिसाइड करें कि शोएब भाई के ये सारे पॉइंट्स थे, उनके आंसर्स थे और हमारे सवाल थे, आपको ये तय करना है कि इनके जो जवाब थे वो आपके लिए काबिल कबूल है या आपको कुछ डाउट है। तो कमेंट सेक्शन में आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ और सवाल है, आप भेज सकते हैं। हम पर्सनल लेवल पे उनको क्वेश्चन पूछ लेंगे या कोई और तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हम और भी कैंडिडेट के 1-to-1 इंटरव्यू करने जाने वाले हैं, उनके भी इसी पॉइंट्स पे क्या व्यूज़ आते हैं आप देखें, कंपेयर करें और सोच समझ के वोट करें, क्योंकि हम अवाम है, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर ओनली के। थैंक यू वेरी मच।